नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज के इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं समाजशास्त्र एक नए विषय, नए टॉपिक संस्कृति के बारे में। संस्कृति को अनेक समाजशास्त्रियों ने और मानव शास्त्रियों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। जहां साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण और बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है, वहीं कुछ समाजशास्त्रियों ने मनुष्य की नैतिकता, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ अनुष्ठानों को संपन्न करना। इन्हीं संस्कारों को पूर्ण करके व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी बनता है और यही संस्कार व्यक्ति जो है वो समाज में रहते हुए सीखता है। इसीलिए हाबेल का कहना है कि संस्कृति जो है वो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग होता है। समाजशास्त्री अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना जाता है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए हरकोविट्ज़ कहते हैं कि संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ना। इसी प्रकार से रॉबर्ट बीरस्टीड कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए मेलिनोव्स्की कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार से मैकाइवर और पेज ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृति जो है वो हमारे जीवन क्रमों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से हम यह जान सकते हैं, यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति की एक सामान्य परिभाषा बता पाना कठिन है क्योंकि यह अपने आप में एक जटिल शब्द है। इसके व्यापकता के कारण इसे कुछ शब्दों में परिभाषित करना संभव नहीं है। अतः संस्कृति के संबंध में हम कह सकते हैं कि यह एक समाज विशेष का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान अथवा समग्र जीवन विधि है। इसमें संचार, विचार व व्यवहार के सभी पहलू आ जाते हैं और आवश्यकता पूर्ति के लिए जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति ने किया है वह सभी संस्कृति के अंग होते हैं। संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं क्योंकि संस्कृति की अवधारणा को अच्छी तरह समझने के लिए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि संस्कृति जो है वो मानव निर्मित है ना। मानव प्रजाति में कुछ ऐसी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा संस्कृति का निर्माण कर पाना संभव हो पाता है। अन्य प्राणियों में यह विशेषताएं नहीं पाई जाती, इसीलिए अन्य प्रकार की प्रजातियों में संस्कृति का निर्माण नहीं होता, केवल मानव निर्मित होता है। अगली जो विशेषता है वो है कि प्रत्येक मानव समाज में उपस्थित है। संस्कृति सभी मानव समाज में आवश्यक रूप से उपस्थित होती है क्योंकि सभी मानव मस्तिष्क एवं प्रत्येक जाति प्रजाति के मानव का शरीर जो है वो लगभग समान होता है और वह संस्कृति निर्मित करने योग्य होता है। इसीलिए प्रत्येक मानव समाज में संस्कृति का निर्माण होता है, चाहे वह आदिम मानव समाज हो, ग्रामीण समाज हो या फिर आधुनिक नगरीय या औद्योगिक समाज हो। प्रत्येक समाज में संस्कृति आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। अगली जो विशेषता है संस्कृति की वह है कि संस्कृति जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति वंशानुक्रमण के द्वारा प्राप्त नहीं होता अर्थात जन्म से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि संस्कृति को सीखा जाता है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह असामाजिक होता है, लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति को वह धीरे धीरे सीखता है। किंतु ऐसा नहीं कि हर सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृति कह सकते हैं क्योंकि पशु भी अनेक बातें सीखते हैं और उसमें व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि उनकी यह सीख जो है वो व्यक्तिगत होती है, सामूहिक नहीं। मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंग नहीं होता है ना। तो पशु का सीखा हुआ व्यवहार केवल उसी पशु तक ही सीमित रहता है। इसी प्रकार संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है जो केवल मानव समाज में पाया जाता है। संस्कृति की जो अगली विशेषता है वो है कि संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। जब यह स्पष्ट है कि संस्कृति सीखी नहीं जाती बल्कि पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा
संस्कृति सिखाती है। इसके लिए भाषा, लेखन सामग्री, संकेत, पुस्तक आदि का सहारा लिया जाता है। इसी तरह से आदिकाल के अनुभवों को वर्तमान में उपयोग करके भविष्य में लाभ उठाया जाता है, जिससे दैनिक जीवन का अनुभव जो है संस्कृति से जुड़ जाते हैं। संस्कृति की अगली विशेषता है वो है कि संस्कृति में सामाजिक गुण निहित है ना। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होती, बल्कि संपूर्ण समाज की देन होती है। कोई भी सामाजिक समूह कि कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समाज के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति संपूर्ण समाज की जीवन विधि का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए संपूर्ण समाज या समूह के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं किया जा सकता। जो संस्कृति की अगली विशेषता है वो है कि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक उपयुक्त साधन होता है। इन आवश्यकताओं में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं। प्रकारवादी समाजशास्त्री मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने कहा कि संस्कृति का कोई भी अंग जो है वो व्यर्थ नहीं होता। सभी अंग मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व तभी संभव है जब वह किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जब कोई अंग आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है और वह संस्कृति का अंग नहीं रह जाता। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर अनेक आविष्कार होते हैं और यह बाद में मानव संस्कृति के अंग बन जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृति का विकास जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। संस्कृति की अगली विशेषता है वह है मानव व्यक्तित्व का निर्माण करना। प्रत्येक मनुष्य जो है उसका पालन पोषण किसी न किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है। बच्चा जन्म से जो सीखता है उसे आत्मसात कर लेता है। एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरी संस्कृति से भिन्न होता है। संस्कृति में प्रचलित प्रत्येक तत्व जैसे कि धर्म, दर्शन, कला, साहित्य है ना, विज्ञान, रीति रिवाज आदि भी की छाप जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है। ये तो हो गई हमारी संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आइए हम अब देखते हैं संस्कृति के प्रकारों के बारे में। प्रमुख समाजशास्त्री आकबर्न ने संस्कृति के दो प्रमुख प्रकार बताए हुए हैं, जिसमें पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति, है ना। भौतिक संस्कृति के बारे में बताते हुए आकबर्न कहते हैं कि वो संस्कृति जो मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं द्वारा आती है और मूर्त होती है। आदिकाल से लेकर के अब तक मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है, जैसे कि पहिए का निर्माण, गाड़ी, जहाज, रेल, है ना, घड़ी, वायुयान, लाइट वगैरह, है ना। तो ये सभी जो है भौतिक संस्कृति के अंग हैं। इसी प्रकार मशीनी उपकरण, इमारतें, शिल्प कला आदि भी भौतिक संस्कृति में ही आते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करता रहेगा और भौतिक संस्कृति के जो तत्व हैं उसमें वृद्धि होती जाएगी। स्वाभाविक है कि प्राचीन काल में भौतिक संस्कृति के जो तत्व हैं उनकी संख्या आज के समय में वो बहुत ज्यादा हो गई है। पुरातन विभाग के द्वारा खुदाई कार्य के बाद अनेक प्राचीन संस्कृतियों का भी जो रहस्य है उससे पर्दा हटा हुआ है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी पाई जाने वाली भौतिक संस्कृति के माध्यम से ही हमें ये पता चली है ना, उनकी खुदाई से पता चली है। तो भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो शीघ्रता से होता है। एक वस्तु के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप में जो अंतर पाया जाता है वही प्राचीन मकानों का निर्माण आज के निर्माण से भिन्न होता है ना। इस प्रकार दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भौतिक संस्कृति के जो तत्व होते हैं वह मूर्त अथवा स्थायी प्रकृति के होते हैं, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, है ना, आदि को मापा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति की जो माप है वो संभव है। जिस समाज में भौतिक संस्कृति के तत्व जितने अधिक होते हैं उस समाज को हम उतना ही विकसित समाज मानते हैं। अगला जो संस्कृति का प्रकार है वो है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो कि अमूर्त हैं, अर्थात जिन्हें हम देख नहीं सकते। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन ने अभौतिक संस्कृति को भावात्मक संस्कृति के नाम से पुकारा है। इसी प्रकार की संस्कृति में भाव, आचार विचार, विश्वास, धर्म, रीति रिवाज, है ना, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित करते हैं। ये संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इनका कोई आकार और रंग रूप नहीं होता, इसलिए अभौतिक संस्कृति की माप तोल करना संभव नहीं होता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट बीरस्टेड कहते हैं कि जो अभौतिक संस्कृति में विचारों एवं सामाजिक मानदंडों को ही सम्मिलित करते हैं। अभौतिक संस्कृति सीखने की प्रक्रिया और सामाजिकरण के द्वारा ही आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित होती रहती है।
अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। एक व्यक्ति जिस प्रकार की अभौतिक संस्कृति में जन्म लेता है, उसकी मानसिकता जीवन पर्यंत वैसी ही बनी रहती है। लंबे समय के बाद या बहुत धीमी गति में कोई परिवर्तन अवश्य हो सकता है। व्यक्ति जिस अभौतिक संस्कृति में जन्म लेता है, यदि उसे अनुकूलन न करे या उसका जो जीवन है वो असफल हो सकता है ना, उसका व्यक्तित्व सफल नहीं हो सकता। उसे अपनी अभौतिक सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार रहना पड़ेगा। जब तक कि संपूर्ण समूह या समाज अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन लाने के पक्ष में ना हो। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन न हो पाने का कारण यह भी होता है कि व्यक्ति के आचार विचार, धर्म, प्रवृत्तियां आदि में परिवर्तन जल्दी करने का प्रयास नहीं करता, और जब परिवर्तन करता है तो ठेस पहुंचती है। जबकि भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाहरी पक्ष से संबंधित है, उससे व्यक्ति का भावात्मक संबंध नहीं होता। अभौतिक संस्कृति के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो समाज उसकी निंदा करता है, साथ ही साथ उसे दंडित भी करता है। आइए अब हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है। संस्कृति एक ऐसी विशेषता है जो मानव समाज को पशु समाज से अलग करती है। इसी दृष्टि से तो संस्कृति महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यापक रूप में संस्कृति के महत्व को हम देखते हैं आगे। संस्कृति मानव की विभिन्न सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात जैसे संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक साधन है। जो आवश्यकता होती है वो अनेक नवीन आविष्कारों का कारण होता है। यही आविष्कार बाद में हमारी संस्कृति के अंग बन जाते हैं। संस्कृति मनमाने ढंग से आवश्यकताएं पूर्ति करने की छूट नहीं देता। अतः संस्कृति यह भी बताती है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करेगा। इसका जो अगला जो महत्व है वह है कि संस्कृति नैतिकता एवं आदर्श मूल्यों का भी निर्धारण करता है। संस्कृति में मानव व्यवहार एवं आचरण के कुछ आदर्श एवं मूल्य होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाने ढंग से व्यवहार करने की छूट कोई भी संस्कृति नहीं देती, है ना। प्रत्येक इकाई को अपना व्यवहार उस संस्कृति के द्वारा निर्धारित आदर्श मूल्यों के ही अनुसार करना पड़ता है। प्रत्येक संस्कृति में नैतिकता एवं अनैतिकता के अपने मानदंड होते हैं। यदि इनका पालन सही तरीके से कोई व्यक्ति नहीं करता तो समाज उस व्यक्ति को दंड दे सकता है, दंडित करता है ना। अगला जो महत्व है संस्कृति का वो है कि व्यवहारों में एकरूपता लाती है ना। एक संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार में बहुत सारे समानताएं पाई जाती हैं। संस्कृति के आदर्श मूल्य, रीति रिवाज आदि को मानना सभी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब सभी व्यक्ति एक ही आदर्श, मूल्य, प्रथा, परंपरा आदि का जो अनुपालन करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके जो व्यवहार है उसमें एकरूपता आएगी। अगली जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो है कि संस्कृति जो है अनुभव एवं कार्य कुशलता को बढ़ाती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती ही रहती है। इस तरह नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का अनुभव प्राप्त होता है। नई पीढ़ी इस अनुभव का लाभ उठाती है तथा उसमें कुछ अपनी ओर से और योग्यता जोड़ करके, कुशलता जोड़ करके, है ना, और उसके अनावश्यक तत्वों को निकाल करके उसे और श्रेष्ठ बनाती है, जिससे कि है व्यक्ति की जो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है ना। अगला जो महत्व है वो है कि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। संस्कृति के तत्वों में प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज एवं अन्य अनेक नियम होते हैं। इन नियमों के अंदर रहकर ही व्यक्ति को अपना व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिससे कि समाज बना रहता है ना। तो इस प्रकार हमने देखा उसके महत्व के बारे में। आइए अब हम देखते हैं संस्कृति संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं के बारे में, जिसमें से एक अवधारणा है संस्कृति का एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, है ना। संस्कृति की संरचना कई सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों और प्रतिमानों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इन इकाइयों का संकलित कर देने मात्र से ही संस्कृति का निर्माण नहीं होता, बल्कि उसका परस्पर एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ा होना भी आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी साइकिल के पुर्जों को एक स्थान पर रख देने से साइकिल का निर्माण नहीं हो जाता, है ना, बल्कि उसे पारस्परिक संबंधता एवं निर्भरता भी होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में साइकिल को हम एक संगठन बनेगा। और यही बात हम संस्कृति के लिए भी कह सकते हैं कि वो सही तरीके से संगठित रूप से कार्य करें। दूसरी जो अवधारणा है संस्कृति से जुड़ी हुई वो है सांस्कृतिक विलंबन, यानी कि कल्चरल लैग। प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को समझाने का प्रयास किया है। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इस सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक जो संस्कृति है उसके
उसके विभिन्न भाग समान गति से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, है ना। कुछ भागों में दूसरे की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः एक भाग में तीव्र परिवर्तन से दूसरे भाग क्या है उससे पिछड़ जा रहा है, इससे उसमें अभियोजन की आवश्यकता होती है। यह बात भौतिक और अभौतिक संस्कृति के लिए लागू होता है, क्योंकि भौतिक संस्कृति जैसे कि दैनिक जीवन की चीजें, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, है ना, आदि में जो है परिवर्तन वो तेजी से हो रहा है। लेकिन है ना, हमारी जो आवश्यकता है वो धीरे धीरे बदल जा रही, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभौतिक संस्कृति जैसे कि धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, है ना, उन सभी में तेजी से परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो है हमारे अभौतिक संस्कृति है। इसीलिए जो अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। आकबर्ने ने इसे ही सांस्कृतिक पिछड़न या सांस्कृतिक विलंबन कहा है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, आज हमने देखा संस्कृति, उसकी कुछ परिभाषाएं, संस्कृति की विशेषताएं, साथ ही सामाजिक जीवन में संस्कृति के महत्व, है ना, संस्कृति के प्रकार के बारे में, उसके भौतिक अभौतिक संस्कृति के बारे में, साथ ही साथ उसका जो है जुड़ी हुई कुछ संबंधित चीजें देखी हमने, है ना। आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।